बात होती है, जहाँ उस सेल्डर को मारने के बाद फेंग मीरू से कहता है, तुम्हारी ये एंशिएंट टेक्निक तो वाकई कमाल की थी, जिसके अंदर प्योर हेवन एंड अर्थ का हो रहा था। और ये कहकर फेंग मीरू को उसे ये एंशिएंट टेक्निक देने के लिए थैंक यू बोलता है, जिसपे मीरू फेंग से कहती है, तुम दी सन ऑफ स्पिरिट हो, इसलिए तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। और ये कहकर मीरू फेंग से कहती है, लिंगजी मुझे फॉलो करो। और ऐसा कहते हुए मीरू फेंग के फोरहेड पे हाथ रख के अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए उसे अपनी मीरा वर्ल्ड में ले आई थी। और वहाँ पहुंचने के बाद फेंग मीरू से कहता है, तुमने अभी अभी मुझे लिंगजी के नाम से क्यों बुलाया था, जिसपे मीरू फेंग को बताती है, जो भी मीरा वर्ल्ड का नया मास्टर बनता है उसे लिंगजी ही नाम दिया जाता है। और अब क्योंकि तुम मीरा वर्ल्ड के नए मास्टर हो, तो इसलिए मैंने तुम्हें लिंगजी के नाम से बुलाया था। मीरा की ये बात सुनकर फेंग थोड़ा शौक होते हुए उससे पूछता है कि ये मीरा वर्ल्ड क्या है, जिसपे मीरू फेंग को बताती है कि मीरा वर्ल्ड एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है और मेरा ताल्लुक किसी मीरा वर्ल्ड से है। और हमारे इस वर्ल्ड में प्योर हेवन की एनर्जी चारों तरफ फैली हुई है, जिसकी वजह से हमारा ये वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। पर मुझे माफ कर दो, मैं इससे ज्यादा तुम्हें अपने मीरा वर्ल्ड के बारे में और कुछ भी नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे अभी अपनी मीरा वर्ल्ड के बारे में सिर्फ इतना ही याद है। और ये कहते हुए मीरू काफी ज्यादा सैड हो गई थी, जो देखकर फेंग मीरू से कहता है, मीरू तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मीरू वर्ल्ड में वापस जाने के लिए तुम्हारी मदद करूंगा। जिसपे मीरू फेंग से कहती है कि आखिर तुम मेरी मदद कैसे करोगे, जिसपे फेंग जोश भरे लहजे में कहता है, मैं बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बनने के बाद ही मैं तुम्हें तुम्हारे वर्ल्ड में वापस ले जा पाऊंगा। और इसके लिए मुझे इतना ज्यादा पावरफुल बनना होगा कि मैं द नेचर ऑफ लॉ के रूल्स को ब्रेक थ्रू करते हुए तुम्हें तुम्हारे घर वापस ले जा पाऊं। फेंग की ये बात सुनकर मीरू कहती है, आई होप सो कि मैं ये दिन जल्द ही देखूं। उसके बाद हमें दोबारा द स्पिरिचुअल की पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जुई कीयिंग को उनकी मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करती है, जिसपे कीयिंग अपनी एरोगेंट टोन में कहती है, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर रही थी। और ये कहकर कीयिंग फेंग की तरफ देखती है, जो देखकर जुई को लगता है कि कीयिंग फेंग की मदद करने के लिए आगे आई थी। और जुई को ये सब सोचते हुए देखकर कीयिंग गुस्से से उससे कहती है, मैं फेंग की भी मदद नहीं कर रही थी, मैं तो इसलिए बीच में आई थी कि डीमन क्लैन के लोग मेरे भी दुश्मन हैं, क्योंकि डीमन क्लैन के लोग बाकी सभी क्लैंस को टारगेट कर रहे हैं। कीयिंग की ये बात सुनकर जुई स्माइल करते हुए युवे को अपने साथ लेकर फेंग की तरफ चली गई थी, जहाँ सोफी, जिनी और मिस यूनिंग भी आई हुई थी। और जैसे ही वो सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो फेंग मीरू से पूछता है, मीरू क्या तुम स्पिरिचुअल की पैलेस की इनहेरिटेंस के बारे में जानती हो कि वो कहाँ पे मौजूद है। जिसपे मीरू फेंग को बताती है कि वो तो ऊपर आसमान में है। और ये कहकर मीरू अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन मीरू अभी काफी ज्यादा कमजोर थी, इसलिए वो अकेली ऐसा नहीं कर पाती। जिसके बाद वो फेंग को उसकी मदद करने के लिए कहती है। मीरू की ये बात सुनकर फेंग ने भी अपनी स्पिरिचुअल पावर मीरू की स्पिरिचुअल पावर के साथ मिला दी थी। और ऐसा होते ही वहाँ पे और यिन यांग एनर्जी की फॉर्मेशन बन गई थी, जिससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही थी, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो पूरी जगह ही हिलने लगी थी। और जैसे ही वो यिन यांग फॉर्मेशन कंप्लीट होती है तो ऊपर आसमान से बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन एनर्जी नीचे गिरने लगती है। और जैसे ही वो एनर्जी फैन और उसके ग्रुप को टच करती है तो वो सभी वहाँ से टेलीपोर्ट हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम शन और डीमन क्लैन के कुछ लोगों को स्पिरिचुअल की पैलेस के बाहर देखते हैं। और तभी ये कैल्डर गुस्से से कहता है, हमारी किस्मत तो वाकई बहुत ज्यादा खराब थी, जो हम उस ट्रैप टेलीपोर्टेशन एरिया में फंस गए थे। और जैसे ही वो सभी दोबारा स्पिरिचुअल की पैलेस के पास आते हैं तो उस गोल्डन एनर्जी को देखते हुए शेन कहता है, स्पिरिचुअल की पैलेस का रियल ट्रायर तो अब अपीयर हुआ है। और ये कहते हुए वो तीनों भी उस टेलीपोर्टेशन एरिया के अंदर चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ फेंग और उसका ग्रुप टेलीपोर्ट होते हुए स्पिरिचुअल की पैलेस की रियल इनहेरिटेंस वाली जगह पे आ गए थे। और उनके पीछे डीमन क्लैन और बाकी सभी क्लैंस के लोग भी उस टेलीपोर्टेशन एरिया से होते हुए वहाँ पहुंच गए थे। और वहाँ पहुंचकर जाओ किंग नाम के एक लड़का कहता है, अगर मैंने इस इनहेरिटेंस को सक्सेसफुली हासिल कर लिया तो फ्यूचर में कोई भी मुझसे पंगा लेने के बारे में नहीं सोचेगा। जाओ किंग की ये बात सुनकर वहाँ पे खड़े एक दूसरा लड़का हंसते हुए कहता है, इस इनहेरिटेंस को कोई मेरे जैसा पावरफुल लीडर ही हासिल कर सकता है, इसलिए तुम ख्वाब देखना बंद करो। वो लड़का जिसका नाम यून की था, उसकी ये बात सुनकर वहाँ पे खड़ा एक आदमी शौक होते हुए कहता है, मैं इस लड़के को जानता हूँ, ये तो यून की है, जो की ट्रेनिंग सेट की चीफ का डायरेक्ट डिसेबल है। और मैंने इसके बारे में सुना है कि इसने सिर्फ 6 साल की उम्र में ही कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी। और सिर्फ 7 साल की उम्र में ही इसे की ट्रेनिंग सेट की चीफ ने अपना डायरेक्ट डिसेबल बना लिया था। और इसलिए इसे काफी सारी कंट्रीज के अंदर एक जीनियस माना जाता है। उन लोगों की ये सारी बातें सुनकर यूवी गुस्से से कहती है, ये लोग तो इसकी चमचागिरी करते हुए इसकी कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रहे हैं। और ये कहकर यूवी गुस्से से कहती है, क्या हमें यहाँ पे इसीलिए बुलाया गया था। जिसपे फेंग यूवी के सर पे हाथ फेरते हुए उसका गुस्सा शांत करने लगता है। और तभी मीरू फेंग के पास आते हुए उससे कहती है, तुम इस इनहेरिटेंस को हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं करते। जिसपे फेंग मीरू से कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं इसे हासिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसको हासिल करने के बाद मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस ले जा सकूं। इसलिए मैं किसी भी हालत में इस इनहेरिटेंस को हासिल करके रहूंगा। और तभी जाओ किंग की नजर वहाँ पे खड़ी जुई पे पड़ती है। और जुई को वहाँ देखकर जाओ किंग जुई के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, कैसी हो तुम, तुम्हें यहाँ पे कोई चोट तो नहीं आई। जिसपे जुई उससे कहती है, मिस्टर जाओ किंग प्लीज मुझसे दूर रहे। और ये कहकर जुई ने फेंग के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया था, जो देखकर जाओ किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो जुई को बहुत ज्यादा पसंद करता था और उन दोनों की मैरिज की बात भी चल रही थी। तभी जिनी फेंग को बताती है,
ब्रदर, ये वही लड़का है जिससे मेरे ग्रैंडपा सिस्टर जुई की शादी करवाना चाहते हैं। जिनी की ये बात सुनकर फेंग उससे कहता है तुम फिक्र ना करो, ये शादी कभी भी नहीं होगी। फेंग की ये बात सुनकर जिनी थोड़ा हैरान होते हुए कहती है कि वो कैसे, जिसपे फेंग कहता है क्योंकि मैं कह रहा हूँ, मैं ये शादी कभी भी नहीं होने दूंगा। फेंग की ये बात सुनकर जुई अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और फेंग की ये बात सुनकर तो किंग और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो गुस्से से फेंग से कहता है लड़के तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, तुम शायद मेरे बारे में नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और मेरा बैकग्राउंड क्या है और अब तुम जो चाहे मर्जी कर लो, इस इनहेरिटेंस को तो मैं ही हासिल करूंगा। जिसपे फेंग स्माइल करते हुए उससे कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम भी कोशिश करके देख लो। फेंग की ये बात सुनकर जाओ किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो फेंग को मारने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन वो जुई के सामने अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वही रुक गया था और वो फेंग से कहता है तुम बस वेट करो, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। और अभी वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वो जगह पूरी चमकने लगती है, जो देखकर वो सभी लोग भी वहाँ चले गए थे और वहाँ जाते ही उन सभी लोगों के ऊपर अलग अलग कलर्स की रोशनी गिरने लगती है और तभी वहाँ पे एक एल्डर आते हुए कहता है ये एग्जाम बस स्टार्ट होने ही वाला है और इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन जिनके ऊपर रेड लाइट गिर रही है वो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के काबिल नहीं है, इसलिए वो सभी लोग वापस चले जाए। और ये कहकर उस एल्डर ने जिनके ऊपर रेड लाइट गिर रही थी उन सभी को वापस भेज दिया था, जिनमें सोफी भी शामिल थी। और वापस आने के बाद सोफी अपने मन में फेंग से कहती है फेंग तुम्हें इस इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। और तभी वो एल्डर कहता है जिनके ऊपर पर्पल लाइट गिर रही है उन्हें इस एग्जाम के लिए सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये लोग अपनी कल्टीवेशन में स्मॉल सक्सेस हासिल कर चुके हैं और वो लोग जिनके ऊपर ब्लू लाइट गिर रही है वो लोग पर्पल लाइट वालों से थोड़े ज्यादा पावरफुल हैं और जिनके ऊपर गोल्डन लाइट गिर रही है उनके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और जिनके ऊपर प्योर गोल्डन लाइट गिर रही है वो सभी लोग रेयर जीनियस हैं जिनके इस एग्जाम में सक्सेस रेट काफी ज्यादा हाई है। वही फेंग के ऊपर ग्रे लाइट गिर रही थी, जो देखकर यूनकी फेंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है अभी तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगा था तुम एक बहुत बड़े जीनियस होगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर तो ये ग्रे लाइट गिर रही है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। और ये देखकर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा लो है। और अभी यूनकी ये सब कह ही रहा था कि तभी फेंग के ऊपर गिरने वाली एनर्जी का कलर चेंज हो गया था और उस एनर्जी का कलर चेंज होकर गोल्ड प्लाटिनियम हो गया था, जो देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। इवन वहाँ पे खड़ा वो एल्डर भी हैरान होते हुए कहता है ये तो गोल्ड प्लाटिनियम लाइट है, मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ एक अफवाह है कि प्लाटिनियम कलर की भी कोई लाइट होती है, पर जिसकी भी प्लाटिनियम लाइट होती है उसे सभी जीनियस का जीनियस माना जाता है। इवन एंशिएंट टाइम्स में भी ऐसे रेयर जीनियस बहुत ज्यादा कम पाए जाते थे। और ये कहकर वो एल्डर कहता है तुम्हारी कल्टीवेशन इन सभी से ज्यादा पावरफुल है। और उस एल्डर की ये बात सुनकर जुई बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, जिसके बाद वो फेंग की तारीफ करते हुए उससे कहती है मैंने कहा था ना कि तुम इन सभी में से सबसे ज्यादा पावरफुल हो। वही जिनी भी फेंग की तारीफ करते हुए कहती है ब्रदर फेंग आप वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। वही फेंग की लाइट देखकर तुजाओ किंग की बोलते ही बंद हो गई थी और अब उसे फेंग से बहुत ही ज्यादा जलन होने लगी थी, लेकिन वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।